हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदल सिटी की बाउंड्री वॉल को अवैध तरीके से तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पहुंचे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहीं उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि जल्द ही पुलिस इस हंगामे को शांत कराने में जुट गई। जवानों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन पूर्व मंत्री का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो पुलिस से उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। इन्होंने जबरदस्ती तार काटी, मैं तार बंधवा के जाऊंगा, आप बंधवाओगे ठीक है, नहीं मेरा पर्चा दर्ज करिए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी ताकि उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। सौभाग्य की बात यह कि अशोक अरोड़ा हरियाणा में आईएनएलडी की सरकार में मंत्री थे, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जबकि जिंदल ग्लोबल सिटी नाम की कॉलोनी के पास वाली जमीन कुरुक्षेत्र नगर निगम के पार्षद रह चुके बीजेपी नेता ने खरीदी है, जो अब प्लॉटिंग कराने में जुटे हैं। और उसी जमीन तक रास्ता बनाने के लिए बीजेपी नेता ने एक कॉलोनी की चहारदीवारी तोड़ी, जिसे पूर्व मंत्री और कॉलोनी के लोगों ने दादागिरी बताया, जिस पर बीजेपी नेता और उनके समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की झड़प हो गई। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे उम्मीदवारों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा। लखनऊ में करीब 5 महीने से ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका यह प्रदर्शन और तेज हो गया। सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी सड़क पर विधानसभा के नजदीक धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस वालों के तो पसीने ही छूट गए, क्योंकि सड़क पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हटने को तैयार ही नहीं थे। वो वहां ऐसे बैठे मानो चिपक गए हों। प्रदर्शनकारी लगातार नारे लगाते रहे, और जब पुलिस उन्हें हटाने लगी तो वो वहीं बैठे रहने की जिद पर अड़ गए। इन लोगों ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग करते हुए भी जमकर नारेबाजी की। ओबीसी समुदाय की मांग है कि सहायक शिक्षक भर्ती में उन्हें 27% आरक्षण मिले, जबकि एससी समुदाय के उम्मीदवार 21% आरक्षण मांग रहे हैं। और इसी मांग को मनवाने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े, लेकिन पुलिस उनके रास्ते में आ गई। वैसे तो ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अपने प्रदर्शन को और धार देने के लिए वो विधानसभा का घेराव करने जाने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती हटाया और बाकी प्रदर्शनकारियों को अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जहां आरक्षण मांग रहे इन उम्मीदवारों ने नारे लगाना जारी रखा। ये सारा बवाल यूपी में 65,000 से ज्यादा सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए हुआ, जिसकी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद ओबीसी और एससी समुदाय के उम्मीदवार भड़क गए, क्योंकि उनके हिसाब से लिस्ट में उन्हें उतना आरक्षण नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। सौभाग्य की बात यह कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का बवाल कई महीने से चल रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट में एससी और ओबीसी कैटेगरी के जिन दावेदारों को जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर मिले थे, उनको भी आरक्षित सीटों में जोड़ दिया गया। जबकि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग का दावा है कि 69,000 पदों पर जो भर्ती हुई, उसमें तय सीटों से ज्यादा पदों पर एससी और ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों को ही चयन किया गया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के सरकारी बंगले पर कुछ लोगों ने काली स्याही फेंक दी। महाराष्ट्र में रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं और तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन परिवहन मंत्री के एक बयान ने इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़का दिया। कर्मचारियों की यूनियन से जुड़े 2 लोग अचानक घर के अंदर दाखिल हो गए और काली स्याही जगह जगह फेंकने लगे। मंत्री के सरकारी बंगले पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले से थी, इसलिए प्रदर्शनकारियों को भागने का मौका नहीं मिला। जब घिर गए तो दोनों बंगले के गेट के सामने बैठ गए। पुलिस वालों को उन्हें उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बारी बारी दोनों को घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले जाया गया। परिवहन मंत्री के घर और घर के बाहर कई जगहों पर काली स्याही बिखरी हुई दिखाई दी, जिसे साफ करने में कई लोग जुट गए। परिवहन मंत्री अनिल परब ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को धमकी दी थी कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो विभाग का निजीकरण कर दिया जाएगा। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में रोडवेज के कर्मचारी 27 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं, जो मांग कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार अपना विभाग बना दे, जिसे महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब खारिज कर चुके हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने रोडवेज को प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने की चेतावनी दी, जिससे भड़के रोडवेज कर्मचारियों ने मंत्री के घर पर काला रंग फेंककर अपना गुस्सा उतारा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एनसीबी ने ड्रग्स तैयार करने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले ड्रग्स की तलाश में एनसीबी की टीम ने नांदेड़ की इस फैक्ट्री पर धावा बोला। शटर को काटकर जब एनसीबी के अधिकारी उस फैक्ट्री में दाखिल हुए तो सामने की तस्वीरों ने उन्हें चौंका दिया। वहां हेरोइन और अफीम जैसे ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थ बोरियों में भरकर रखे हुए थे। वहां कुछ मशीनें भी दिखी। बताया गया कि पिछले हफ्ते जलगांव में करोड़ों के गांजे के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा गया था और उन्हीं से पूछताछ में एनसीबी को इस फैक्ट्री का सुराग मिला। साथ ही उन आरोपियों ने यह भी बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की आड़ में एक सुनसान इलाके में यह ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसी के बाद एनसीबी ने यह छापेमारी की और वहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी तो उसे बस्ट किया है। इस ड्रग्स फैक्ट्री के तार मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर से जुड़ने के बाद वहां भी छापेमारी की गई। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में एनसीबी की निगरानी में ही अफीम की खेती होती है, जिसका सरकारी रेट तो 1,000 रुपए किलो है, लेकिन नशे के बाजार में वही अफीम 50,000 रुपए किलो बिकती है, जिसकी वजह से लाइसेंसी खेती की आड़ में अफीम की अवैध फसल भी उगाई जाती है और कई बार मौसम या दूसरी वजह से फसल खराब होने का बहाना बनाकर भी अफीम नशे के सौदागरों को बेच दी जाती है। कोरोना पर मुआवजा नीति से खफा सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत में गुजरात में मुआवजा देने की योजना शुरू नहीं होने पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि जिस भी शख्स की कोरोना से मौत हुई उसके परिवार को मुआवजा मिलना ही चाहिए, लेकिन गुजरात सरकार ने अब तक इससे जुड़ी स्कीम शुरू नहीं की है। गुजरात सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए कई शर्तें रखी हैं और अदालत इसी बात से नाराज है। देखिए, कोर्ट में बताया गया कि इसके लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दी है, जिस पर अदालत ने बोल दिया कि मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता। कोर्ट ने गुजरात सरकार को 29 नवंबर तक संशोधित स्कीम देने को कहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के पास जेवर पहुंचे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां देखी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसकी तैयारी देखने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद जेवर पहुंच गए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान जो वीडियो क्लिप स्टेज पर चलाई जाएंगी वो भी मुख्यमंत्री को दिखाई गई। योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ घूम घूम कर सारे इंतजाम देखे, स्टेज पर खड़े होकर हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। मुख्यमंत्री ने केवल प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के साथ ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करने के बाद निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही जेवर में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाउड स्पीकर पहुंचाए जा चुके हैं, स्टेज लग चुका है जिस पर बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिखा। बोर्ड पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। स्टेज पर रखने के लिए आए सोफों की जांच भी सुरक्षा विभागों के अफसर कर चुके हैं। जेवर पर बनने वाले एयरपोर्ट के काम का पहला चरण 2024 तक पूरा करने की योजना है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक जहां केवल खाली मैदान दिखता है, वहां 2024 में विमानों की आवाजाही शुरू होगी। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में अभी सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां 3 रनवे हैं, जबकि जेवर एयरपोर्ट रनवे के मामले में इससे दुगनी क्षमता का होगा। और जब इस एयरपोर्ट के सभी 6 रनवे तैयार हो जाएंगे तब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट से हर साल कम से कम 6 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। इसके लिए ज्यूरिख की एक कंपनी को एयरपोर्ट में साझेदार बनाया गया है। एमपी के उज्जैन में करीब 2 साल के बाद महाकाल की सवारी कर उसके पुराने रास्ते से धूमधाम से निकाली गई। महामारी के दौरान सवारी का रास्ता बदलकर छोटा कर दिया गया था, जिसमें आम लोगों के शामिल होने और दर्शन करने पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन राज्य में कोरोना के प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद अगहन मास की पहली सवारी परंपरा के मुताबिक निकाली गई, जिसमें महाकाल के चंद्रमौलेश्वर रूप को फूलों से सजी खास पालकी में बिठाकर उन्हें शहर में घुमाया गया। उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ सड़क किनारे जुटी दिखी। महाकाल की सवारी की शानो शौकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सवारी को पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस सवारी की अगुवाई करती दिखी, जिसमें पुलिस का घुड़सवार दस्ता भी शामिल था। पुलिस बैंड की प्रस्तुति ने उसे और खास बना दिया। जैसे जैसे सवारी सड़क पर आगे बढ़ी, लोगों का जोश बढ़ता ही गया। शिव भक्त महाकाल के रंग में रंगे दिखे और बड़े बड़े मंजीरे और डमरू बजाते हुए सवारी में शामिल हुए। इस मौके पर प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए थे, जिसमें कोरोना से बचाव के नियमों का भी ध्यान रखने की अपील की गई। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है, जहां जहां पर मार्ग में दिक्कत थी मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया गया है। महाकाल के स्वागत में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। जहां जहां से सवारी निकली वहां उसके स्वागत में भक्तों ने खास इंतजाम किए। कहीं फूलों का रास्ता बनाया गया तो कहीं सवारी पर फूल फेंके गए।
इससे पहले मंदिर परिसर में महाकाल की पूजा की गई और उन्हें पालकी में बिठाया गया। उज्जैन में सावन और भादों के साथ कार्तिक और अगहन महीने में भी महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा बेहद पुरानी है। सौभाग्य की बात है कि उज्जैन में शैव मत के श्रद्धालुओं के लिए सावन और भादों के महीने में महाकाल की सवारी निकलती है, जबकि हिंदू कैलेंडर के कार्तिक और मार्गशीर्ष या अगहन यानी 8वें और 9वें महीने में 2-2 सोमवार को वैष्णव मत के श्रद्धालुओं की भावना का ख्याल रखते हुए महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें महामारी की वजह से पिछले साल श्रद्धालुओं के शामिल होने पर रोक थी। लेकिन इस बार महाकाल की पालकी अपनी पुरानी भव्यता के साथ उज्जैन भ्रमण पर निकली। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। खबर है कि चीन ने इसी साल जुलाई में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसमें आसमान में उड़ रही मिसाइल से ही एक दूसरी मिसाइल दागी गई। बताया गया कि चीन ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी, उसने पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और फिर दोबारा चीन की तरफ लौट आई। लेकिन चीन के करीब पहुंचने से पहले आसमान में उड़ रही उस मिसाइल ने अपने ही अंदर मौजूद एक दूसरी मिसाइल को लॉन्च कर दिया, वो भी तब जब उसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 5 गुना तेज थी। दागे जाने के बाद दूसरी मिसाइल दक्षिण चीन सागर में गिर गई, जबकि पहली मिसाइल अपने टारगेट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। दावा है कि हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज चलने वाली मिसाइल से दूसरी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। बिहार में शराबबंदी पर नीतीश की चेतावनी के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा था कि अधिकारियों और पुलिस वालों को इस नियत से काम करना होगा कि न राज्य में शराब आएगी और न ही यहां के लोग शराब पिएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री की इस चेतावनी का असर दिखने भी लगा। पटना के मोकामा में पुलिस ने गंगा किनारे बनी अवैध शराब की भट्टी पर छापा मारा और शराब से भरे ड्रम जला डाले। पुलिस वहां नाव से पहुंची, उसने शराब की बोरियां और ड्रम नाव में डाले और जो नहीं डाल पाए उन्हें खोला गया और उनमें भरी शराब जमीन पर उड़ेल दी गई। मोकामा में जितनी देर पुलिस की छापेमारी हुई, पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। नीतीश कुमार ने चेतावनी दी है कि शराबबंदी के नियम नहीं माने जाने पर सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी। सौभाग्य की बात है कि गुड़, महुआ या अनाज से शराब बनाने का देसी जुगाड़ अक्सर जंगलों में या नदियों के किनारे ही बनाया जाता है, जहां पुलिस का छापा पड़ते ही अवैध शराब के धंधेबाज आसानी से फरार हो जाते हैं। और पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर मोकामा का दियारा यानी गंगा के किनारे वाला हिस्सा भी इसीलिए अवैध शराब और अपराधियों के लिए सुरक्षित अड्डा बन चुका है, जहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है, जिसकी वजह से पुलिस के छापे में देसी शराब बनाने का सामान तो मिला, लेकिन कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के समापन पर मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से जुड़ा बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि महुआ से बनी शराब को कानूनी बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान आदिवासियों को रिझाने के लिए किया। यही नहीं, इस कार्यक्रम में शिवराज आदिवासियों के रंग में नजर आए और ढोल बजाते हुए उनके साथ थिरके। सर पर आदिवासियों की टोपी पहने शिवराज सिंह चौहान ढोल बजाते हुए ऐसे झूमे मानो वो खुद आदिवासी समुदाय का हिस्सा हों। मंडला में हुए जनजातीय गौरव दिवस के आखिरी दिन सीएम का यह अंदाज एक बार नहीं बल्कि कई बार दिखा। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम 5 नवंबर को भोपाल से शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम में पीएम भी शामिल हुए थे। यही नहीं, राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के नाम पर कई जगहों के नाम रखने का फैसला किया, जिसे कांग्रेस ने सियासी चाल माना। आदिवासियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे, सिर्फ नाम का। जिसके जवाब में बीजेपी ने परिवारवाद की बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को तो चाहिए केवल नेहरू परिवार आ जाए, नाम रख दो जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी। आदिवासियों से जुड़े बड़े ऐलान को बीजेपी का आदिवासी कार्ड माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों से जुड़े जो बड़े फैसले लिए हैं, उनमें महुआ से बनी शराब को कानूनी बनाने के लिए नई आबकारी नीति बनाए जाने का ऐलान शामिल है। यह शराब दुकानों में विरासत मदिरा के नाम से बेची जाएगी। तर्क दिया गया कि ऐसा करने से आदिवासियों की आमदनी बढ़ेगी और आदिवासियों की परंपरा को बढ़ावा मिलेगा। शिवराज सरकार 4 दिसंबर को आदिवासी समुदाय के महापुरुष टंटिया मामा का बलिदान दिवस भी मनाने जा रही है। यही नहीं, माना जा रहा है कि वो इंदौर शहर के भंवर कुआं चौराहे का नाम बदलकर टंटिया भील चौराहा करने वाली है। इसके अलावा इंदौर के पाताल पानी स्टेशन का नाम भी टटिया भील रेलवे स्टेशन किया जाएगा। सौभाग्य की बात यह कि मध्य प्रदेश में 20% से ज्यादा आबादी आदिवासी समुदाय के लोगों की है, जिनके लिए महुआ जिंदगी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि परंपरागत तौर पर वो महुआ का इस्तेमाल खाने में और शराब बनाने में करते रहे। और छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने आदिवासियों को अपने इस्तेमाल के लिए 5 लीटर तक महुआ की शराब बनाने की छूट दे रखी है।
लेकिन अब एमपी की सरकार आदिवासियों को शराब बनाने और बेचने की हरी झंडी देने जा रही है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में 2 साल से चल रही थी।